मेरे ना हो तो सूना सूना लगता है। मेरे पेट में गीतांजलि ने फोन हाँ मेरे पेट में दर्द होने लग गया। फोन किया, मैंने कहा अरे यार, मैं घड़ी देखा तो मैंने कहा अरे यार लेट हो रहा हूँ, तो उनको भी बोला मैं फिर आया अभी बात कर रहा हूँ। सर वापस आ गए, शायद हम लोग उन्हें ध्यान देते हैं एक बार। है आगे आगे तो इस बीच में अभी जो कि टेक्निकल वजह से क्रम टूटा है, तो अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल या और इसमें बात को आगे बढ़ाना चाहें आप लोग सीनियर लोग जो बैठे हुए हैं तो कुछ। हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे हैं अभी, चलिए बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ बोलिए। 3 वजहों से शुरू करें सर। लव कोई बीच में कुछ पूछना चाहता है, बोलिए। मैं आपका नाम नहीं जानती क्योंकि ये मेंशन नहीं है। हाँ सर मैं नीतीश। हाँ पूछिए। हाँ सर मसला ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि ऑडियंस वहाँ पे अपने इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी आती है, तो क्या ऑडियंस मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना कि हमारी ये ऑडियंस जो है। नीतीश तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा सवाल तुम्हारा। सवाल समझ में नहीं आ रहा, आवाज साफ नहीं आ रही। अब आप चलो बाद में एंड में पूछ लेना फिर, है थोड़ा सा उसकी। हाँ कट रहा है। हेडफोन निकाल ले। हाँ वो निकला हुआ है, वो निकल गया। हाँ अभी आई, ठीक है। तो थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ निशीत भी है, निशीत। नीतीश, आपने मुझे पहले नीतीश ही बुला लिया था। अच्छा चलिए। तो हाँ क्या अभी किसी ये काशीकर जी आपने याद दिलाया था कि कहाँ पे वो जो छूटा 3 था? बात कर रहे हैं, दर्शन के लिए, रोने के लिए, वो जो बात कर रहे हैं। हाँ 3 चीजों के लिए वो आता है। टू लाफ, टू क्राई एंड टू बी थ्रिल्ड। तो बेसिक नीड्स के अलावा मतलब उनका तो मतलब था ये 3 चीजें काफी हैं बस, इसके अगर ये चीजें नाटक में हो, यानी एक तरीके से उनका कहना था कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरने के लिए दर्शक आता। तो हमें अपने नाटक में ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे सूखा सूखा उपदेश दे रहे हैं, ये दर्शक इसके लिए नाटक में आया नहीं है, वो इमोशनल एक्सपीरियंस से भी गुजरने के लिए आया है। इंटेलेक्चुअल भूख है, आर्टिस्टिक भूख है, वो सब है, लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस से गुजरना, एक इमोशनल एक्सपीरियंस से गुजरना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी तरफ कोहन ने अपने नाटकों में सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि दर्शक की ये वाली भूख भी उसमें शांत हो। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट सिलेक्शन से लेके हमारे डिजाइनिंग से लेके हर चीज के केंद्र में अगर दर्शक हो, दर्शक की आवश्यकताएं हो, दर्शक क्या चाहता है, दर्शक को नाटक से क्या मिलने वाला है, और इसके बजाय दर्शक हमारे लिए सबसे आखिरी व्यक्ति हो जाता है। अपने एक्टिंग का हम खुद मजा लेने लगते हैं, अपने पे आत्ममुग्ध होने लगते हैं अपनी डिजाइन से कि क्या मैंने कर दिया, मैंने तो ये बना दिया, मैंने एक्टिंग में ये झंडे गाड़ दिए, और दिमाग में दर्शक होता ही नहीं है। और उसके बाद होता यह है, अक्सर ऐसा होता है कि चूंकि हम अपने दर्शक को जानते नहीं हैं, इसलिए नाटक खत्म होने के बाद अगर तालियां नहीं बची तो हम कहते हैं दर्शक बड़ा बेवकूफ था। कायदे के दर्शक नहीं आए, दर्शक ढंग के दर्शक नहीं आए। तो ये कहने के बजाय हमने ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए, हम ये कहने लगते हैं कि दर्शक जो था वो या कहेंगे अब ये दर्शकों की समझ से परे का नाटक। सर इसी पर से याद आया, मैंने एक अच्छे डायरेक्टर को ये बोलते सुना कि यार नाटक तो अच्छा भला जा रहा है, फिर लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? यहाँ की वो इसीलिए नहीं बजा रहे क्योंकि हम दर्शक को जानते नहीं है, अपने उसके दर्शक के बिहेवियर को नहीं जानते। दर्शक की हमने नाटक तैयार करते वक्त हमने दर्शक को कहीं दिमाग में रखा ही नहीं, हम अपने ही काम में लगे रहे। तो ये इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करना जरूरी समझा कि दर्शक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और है कि
जो दर्शक को जानना का मतलब आम आदमी को जानना, आम आदमी को जानना का मतलब समाज को जानना, समाज की समस्याओं को जानना, समाज की तकलीफों को जानना, समाज किन चीजों को लेकर उद्वेलित है इसको जानना, और उनको अपने नाटक में मतलब उससे अपना एक नजरिया बनाना और उस नजरिए से नाटक को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। अब जो दर्शक जब हॉल, मान लीजिए अगर हॉल में नाटक हो रहा है या जहां पे भी नाटक हो रहा है, स्कूल में नाटक हो रहा है, तो जब उस प्रेक्षागृह या उस तंबू कनात से जो एरिया बनाया गया है दर्शकों के बैठने का, जब वहां से बाहर दर्शक है, अब चलिए हम प्रेक्षागृह के बात को लेकर ही बात करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। जब उसके बाहर है तब तक वो दर्शक नहीं है, तब तक वो एक आदमी है। जब वो हॉल में एंटर करता है तब वो दर्शक बनता है और हम उसको दर्शक बनाते हैं। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, इसके पीछे पूरी एक समझ है, और उसमें जब लापरवाही होती है तो हम अपने दर्शक को दर्शक बना नहीं पाते। तो उसको हॉल के अंदर पहुंचने के बाद और हॉल के बाहर, जब हॉल के बाहर जब वो होता है, अक्सर बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि नाटक में जिंदगी दिखाते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल नहीं मानना कि हम नाटक में जिंदगी दिखाते हैं। हम नाटक में जिंदगी के कुछ हिस्से एक खास विजन के साथ, एक खास विचार के साथ कुछ हिस्सों को यथार्थवादी ढंग, यथार्थवाद में सचमुच में नहीं रखते हैं, बल्कि वहां पर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर, क्योंकि वही चीजें जब जिंदगी में हमको देखने को मिलती हैं, हम उसको 5 मिनट रुक के नहीं देखते, आगे बढ़ जाते हैं। नाटक में हम कुछ चीजों को इंटेंसिफाई, हाँ सेलेक्टिव होते हैं, इंटेंसिफाई करते हैं, और उसको दर्शक को देखना, मतलब मजबूर नहीं होना पड़ता है, बल्कि दर्शक का मन करता है कि अरे हाँ यार ये भी तो बात है, जरा इसको देखा जाए, इसको समझाया जाए। तो उस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं। तो रियलिज्म नाटक में है नहीं, और मुझे लगता है बस वो, लेकिन इल्यूजन ऑफ रियलिटी कहीं ना कहीं जरूर है। तो इल्यूजन है वो। तो दर्शक जब हॉल के अंदर आता है, उससे पहले वो अपनी 50 तरह की समस्याओं में, अगर 4 आदमी बात आ रहे हैं तो उसके बाद रास्ते में हो सकता है जब हॉल के जस्ट एंटर करने से पहले तक वो बात कर रहे हो कि रास्ते में ट्रैफिक इतना जाम था, या रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आज जो है मतलब बॉस ने ऑफिस में ऐसा कर दिया, और आज मेरी गाड़ी खराब हो गई, और घर में जो है आज खाना नहीं बनेगा क्योंकि वाइफ कहीं गई हुई है। पता नहीं कितनी तरह की बातें करते हुए आते हैं। नाटक से उनका कोई लेना देना नहीं होता जब वो हॉल में एंटर करने से 2 मिनट पहले। तो कैसे नाटक में पहुंचने के बाद ही वो क्या क्या चीजें अंदर पहुंचते ही क्या क्या चीजें घटित होती हैं, वो कैसे कैसे चीजें घटित होती हैं जिससे कि वो दर्शक बनता है। दर्शक बनने की पूरी एक हम प्रक्रिया करते हैं, हमें मालूम भी नहीं है लेकिन हम करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया होती है। और अगर वो प्रक्रिया अच्छे ढंग से घटित हो जाती है तो दर्शक, आदमी से दर्शक वो बन जाता है, बड़े आराम से बन जाता है, और उसको फिर नाटक अच्छा लगता है। और अगर हम उसको दर्शक ही ना बना पाए तो नाटक हम चाहे अच्छा भी, जितना भी अच्छा कर रहे हो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हुए हैं गुस्ताव ले बॉन, ये शायद 1898 के आसपास इन्होंने एक सिद्धांत बनाया था। इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी किया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी करते वक्त इनका कि उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों का व्यवहार अचानक ऐसा कैसे हो गया था। लोग, हम उसको अपने आजादी के आंदोलन से भी जोड़ के देख सकते हैं कि कैसे वो, कहां से हिम्मत आ जाती थी कि लोग सड़क पर निकल आते थे, और लोगों ने जो है वो पुलिस के साथ होते हुए भी उसके साथ निकाले थे। तो उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टडी किया कि लोगों का बिहेवियर ऐसा क्या था। तो उसके बाद वो एक सिद्धांत पे पहुंचा, मतलब 2 चीजें थी। एक था बिहेवियर ऑफ द क्राउड,
और एक था ग्रुप माइंड। तो उसका कहना था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंडिविजुअल माइंड काम नहीं कर रहा था, बल्कि ग्रुप माइंड काम कर रहा था। और जब ग्रुप माइंड काम करता है तो इंसान का बिहेवियर डिफरेंट होता है, जब इंडिविजुअल माइंड करता है तब डिफरेंट होता है। तो आगे चल के दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके ग्रुप माइंड वाले सिद्धांत को तो थोड़ा कमजोर पाया, लेकिन जो उसका क्राउड साइकोलॉजी का जो सिद्धांत था वो आज भी वैलिड सिद्धांत माना जाता है कि बिहेवियर ऑफ द क्राउड जो है वो डिफरेंट होता है। और अपनी जिंदगी में हम सब लोगों ने महसूस किया हो, अगर हम अकेले खड़े हों और पुलिस के ऊपर चाहे जितना गुस्सा आए उठा के पत्थर नहीं मार सकते, लेकिन जब 20 लोग पत्थर मार रहे होते हैं तो एक अपने आप उठा के एक अपना भी चल जाता है। ये आप नारे लगाने में, मैं तो ट्रेड यूनियन में काफी मैंने काम किया है, ट्रेड यूनियन में जो था, जब जो मंच से जो नारे लगाता था, अगर 4 लोग हों और अलग अलग खड़े हों तो उनको हाथ उठाने में शर्म आती थी, और जब वो क्राउड हो जाता था तो हर आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद हाथ अपने आप उठने लगता था। तो अकेले में उसका बिहेवियर क्या था और क्राउड में उसका बिहेवियर क्या था। और इसीलिए जितने आंदोलन जो हम जो 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 उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो लोगों ने जो कुछ भी किया था उसको ये माना गया कि ये इसमें क्राउड साइकोलॉजी काम कर रही थी। और क्राउड साइकोलॉजी जो है, एक तरीके से क्राउड साइकोलॉजी वो होती है जहां पर एक जिसको कहना चाहिए कि एनालिटिकल माइंड थोड़ा सस्पेंड हो जाता है और इमोशनल माइंड ऊपर उठ के आ जाता है। आदमी इमोशनली बिहेव करने लगता है, इमोशनल माइंड से गवर्न होने लगता है, एनालिटिकल माइंड को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देता है। जब एनालिटिकल माइंड थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देता है तो उससे एक, बल्कि अगर थोड़ा क्रूड शब्दों में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि आदमी के अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं और ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स थोड़ी कम हो जाती हैं जब वो क्राउड में होता है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक जानवर की तरह से बिहेव करने लगता है। जानवर की तरह से बिहेव करने का यही मतलब है कि एनालिटिकल माइंड उसका सबसाइड हो जाता है और इमोशनल माइंड जो है वो गवर्निंग पोजीशन में आ जाता है, जो आपके व्यवहार को। कुछ लोगों ने उसको हार्ड मेंटालिटी बोला, झुंड की मेंटालिटी, हार्ड मेंटालिटी, झुंड की मेंटालिटी, वो क्राउड, हाँ वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वही क्राउड। आज के परिप्रेक्ष्य में वो हर्ड इम्यूनिटी भी हो गया है। जी। तो वो चीज कहीं ना कहीं थिएटर की ऑडियंस बनाने में उस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि हम जानबूझ के कोशिश करके अपने ऑडियंस को क्राउड मेंटालिटी में लाते हैं, यानी कि उसको सबका एक सा बिहेवियर हो और एक चीजों से जो है लोगों को हम प्रभावित करें। ये इस बात की कोशिश थिएटर में की जाती है कि अच्छा, अब इसके पॉइंट्स एनालाइज किए गए कि ये जो है ये कैसे पैदा होती है, ये क्राउड मेंटालिटी। जब उसको किया गया तो उसको उसी चीज कैसे पैदा होती है क्राउड मेंटालिटी, उसको थिएटर में कैसे अप्लाई किया गया। बरसों से हमारे अनजाने में बहुत सारी ऐसी परंपराएं थिएटर के अंदर पड़ गई हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, सिर्फ खाली चूंकि हमेशा से होता रहा है इसलिए हम उसको करते चले जाते हैं। और लेकिन वो परंपराएं बनी क्यों होंगी, कैसे बनी होंगी, उसके पीछे ये जो जिसको कहना चाहिए कि क्राउड साइकोलॉजी का जो है वो फैक्टर उसके पीछे रहा है। अब जैसे कि कैसे क्राउड साइकोलॉजी बनती है, सबसे पहला उसका फैक्टर होता है जिसको कहते हैं पोलराइजेशन। अब जैसे आजकल पॉलिटिक्स में भी काफी इस्तेमाल होता है, मतलब हिंदू पोलराइजेशन और मुस्लिम पोलराइजेशन, या ये पोलराइजेशन, इनको पोलराइजेशन का तो एक ये टर्म जो है बेसिकली फिजिक्स से लिया हुआ टर्म है। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं
उसके हिसाब से है कि अगर जैसे होता है ना कि इस पोल की जो ताकत होती है, एक पोल की ताकत होती है, और लोहे का चूरा एकदम से उस पोल जो इस पोल की तरफ पोलराइज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहां जुट जाता है, उसके इर्द गिर्द इकट्ठा पोल पे इकट्ठा हो जाता है, वहां से पोलराइजेशन शब्द आया। तो पोलराइजेशन ये है कि कोई पहले एक ऐसी ताकत क्रिएट की जाए जहां ऐसा आकर्षण हो कि लोग झुंड उसकी तरफ झुंड आकर्षित हो। तो ये जो पोलराइजेशन है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी, किसी दंगे में भी कोई ऐसी ताकत, पहले पोलराइजेशन क्रिएट किया जाता है कि उसके इर्द गिर्द सारे झुंड इकट्ठा हो। और यही पोलराइजेशन हम थिएटर में भी करते हैं, यानी कि मंच से कुछ ऐसा घटित हो रहा हो जो लगातार हमारी ऑडियंस का अटेंशन पकड़े रहे। अगर एक सेकंड के लिए भी ये पोलराइजेशन जो कि क्राउड साइकोलॉजी क्रिएट करता है, मंच से जैसे ही वो पोलराइजेशन, वो ताकत जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस, मंच से स्टिमुलस मिलना एक सेकंड के लिए भी कम हुआ, वो पोलराइजेशन टूटा। हाँ, वो टूटा, और वो ऑडियंस, फिर वो हम इंडिविजुअल हो गए और वो क्राउड साइकोलॉजी काम करना उसने बंद कर दिया। तो ये लगातार, इसलिए नाटक में ये शर्त है। अक्सर लोग कहते हैं नाटक ड्रैग कर रहा था। ड्रैग कर रहा था का मतलब यही है कि उसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आ रहे थे कि जहां पर नाटक में कोई स्टिमुलस मौजूद नहीं था जो हमें बांधे खींचे रखता, और बीच बीच में कोई, मतलब ड्रैग करने का ये मतलब नहीं होता नाटक स्लो है। बहुत फास्ट नाटक भी ड्रैग कर सकते हैं, कनेक्शन कर जाता है ऑडियंस का, ऑडियंस का कनेक्शन करते हैं। बस बस बस, बिल्कुल आपने सही कहा। तो वही स्टिमुलस वहां से नहीं मिला, कनेक्शन कट गया। जैसे ही कनेक्शन कटा, हम इंडिविजुअल हो गए, हमारा एनालिटिकल माइंड काम करना शुरू कर दिया। फिर हमको लगने लगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा, क्योंकि एनालिटिकल माइंड जो है उसका सस्पेंशन मेरे आईडी में होता नहीं है। सॉरी सर। एनालिटिकल माइंड बहुत जरूरी, उसका सस्पेंशन जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने कपड़े की दीवारें लगा रखी हैं और ऑडियंस ने उस इल्यूजन को सीमेंट की ईंटे की दीवार मान लिया है। वो उसमें अपने एनालिटिकल माइंड नहीं लगा रहा कि अरे यार ये तो दीवार, यहाँ दीवार कैसे आ सकती है, वो नहीं लगा रहा अपना दिमाग। आपने रुई का पहाड़ बना दिया है ढेर लगा के, और उसने मान लिया कि ये पहाड़ है। अगर एनालिटिकल माइंड काम करने लगेगा तो इल्यूजन टूटेगा। तो इसलिए एनालिटिकल माइंड को थोड़ा सा सस्पेंशन में रखना पड़ता है, और वो स्टिमुलस, वो पोलराइजेशन जरूरी है। और पोलराइजेशन का यहाँ नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव मतलब है कि स्टेज से कुछ ना कुछ ऐसा मिलता रहे लगातार, एक सेकेंड भी। और इसीलिए आप देखिए कि नाटक में अगर ब्लैकआउट जरा सा लंबा हुआ, जैसे जब ब्लैकआउट होता है तो समझिए कि सारे स्टिमुलस गायब, सारा पोलराइजेशन खत्म। और अगर थोड़ा सा लंबा ब्लैकआउट हो गया तो आप फिर नाटक को, अगले सीन को संभालने में शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए ब्लैकआउट में या तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिक यूज करते हैं डायरेक्टर के, ठीक है, विजुअल कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा तो कानों के लिए कुछ ब्लैकआउट में मिले, जिससे कि वो तारतम्य, वो कनेक्शन, जो अवतार जी ने बहुत सही कहा, कनेक्शन, वो कनेक्शन टूटने ना पाए, ब्लैकआउट में भी ना टूटने पाए, और वो क्राउड साइकोलॉजी, क्राउड बिहेवियर बना रहे बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन और स्टिमुलस क्राउड साइकोलॉजी के लिए आंदोलनों में काम करता है, और थिएटर में ऑडियंस को, जो लोगों को इंडिविजुअल से क्राउड साइकोलॉजी में लाने के लिए, यानी ऑडियंस बनाने के लिए, उसमें भी काम करता है। दूसरी चीज क्राउड साइकोलॉजी को बनाती है कि जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट करना यानी कि एक दूसरे की देखा देखी। एक ने नारे के लिए हाथ उठाया तो दूसरे का हाथ अपने आप उठ गया। तो ये जो क्राउड साइकोलॉजी होती है कि मतलब देखा देखी, फैसिलिटेट करते हैं। आसपास जब हम भीड़ में होते हैं तो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं किसी एक्शन के लिए, उसकी तरह से हम कर रहे होते हैं। और यही चीज ऑडियंस में भी, हमारी ऑडियंस में भी होती है, ये फैसिलिटेशन। कि आपने देखा होगा कि एक दो ने ताली बजाई तो पूरे हाल में गुम बजना शुरू हो जाती है। लोग संकोच कर रहे होते हैं हंसने में, लेकिन एक तरफ से ठहाका आया तो पूरे हॉल में ठहाका। तो ये यानी कि एक दूसरे को फैसिलिटेट करना,
ये भी क्राउड साइकोलॉजी क्रिएट करता है। तो इसके लिए भी देखिए, जो वेस्टर्न कॉमर्शियल थिएटर में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं क्लैक्स, CLAQS। तो क्लैक्स जो है, क्लैक्स प्रोफेशनल, उसको कहते हैं क्लैक्स, उनको कहते हैं जो प्रोफेशनल रेस्पोंडर्स होते हैं। पेड लोग हॉल में बैठाए जाते हैं और जो जिनको मालूम होता है कि देखो यहाँ यहाँ तुमको ताली बजानी है, यहाँ यहाँ तुमको ठहाका लगाना है और ये करना है, और 6 आदमी भी बैठा दिए, पेड आदमी, क्लैक्स वो टर्म है और वो एक्सेप्टेड करे जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि कोई बेईमानी नहीं है, वो जानते हैं कि क्राउड साइकोलॉजी पॉलिटिकल गैदरिंग में ज्यादा होते हैं लोग। वही एक तरफ से ताली बजी तो जिंदाबाद, एक तरफ से शुरू हुआ तो सब तरफ से शुरू हो गया। तो वहां तो अच्छा, आप देखिए जो जितने लाफ्टर शोज होते हैं उसमें रिकॉर्डेड लाफ्टर्स डाले जाते हैं। क्यों? ये रिकॉर्डेड लाफ्टर शोज में, मतलब ऑडियंस तो है नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड लाफ्टर्स जब हम टीवी पे देखते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड लाफ्टर्स जो पड़े होते हैं वो उन क्लैक्स का काम करते हैं हमारे लिए, कि उनकी देखा देखी हम भी हंसने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं ये वो वही क्राउड साइकोलॉजी को में जो ये जो एक ये जो फैक्टर है, फैसिलिटेशन बाय ईच अदर, ये फैक्टर जो काम करता है, वही दर्शकों में भी यही फैक्टर एक दूसरे को फैसिलिटेट करने का, रिएक्ट करने के लिए, रेस्पॉन्ड करने के लिए, वो यहाँ पर भी काम करता है। तो यहाँ पर उसको हम दूसरी तरीके से क्रिएट करते हैं, अभी उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तीसरा एक और फैक्टर होता है जिसको क्राउड साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए, इसको कहते हैं एनोनिमिटी, अज्ञातता, कि कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमें जानता नहीं है, ये हम अज्ञात हैं। तो भीड़ में आपका बहुत सारा बिहेवियर इसलिए भी हो जाता है, अकेले में हो तो आप शायद संकोच करेंगे कि क्योंकि आपको लोग जानते हैं, देख रहे हैं, लेकिन भीड़ में आपको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा और मुझे कोई जानता नहीं, तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है भीड़ के अंदर। अज्ञात एनोनिमस तो ये शब्द ही ऐसा है, जब बचपन में जो बहुत सारी कुछ किताब हमारे कोर्स में जो कविताएं आती थी, कहानियां आती थी, उसके नीचे लिखा होता था, जैसे कवि का नाम लिखा होता था तो नीचे लिखा होता था अज्ञात। तो उसके जवाब में हम लिखते थे इसका लेखक कौन है, श्री अज्ञात। बहरहाल, तो आप देखिए कि अगर ये हॉल में हम जो है कोशिश करते हैं कि हमारी ऑडियंस, हॉल में घुसते समय या नाटक करते समय एक बहुत बड़ा कारण हॉल में अंधेरा रखने का ये कारण है कि हम आपको अज्ञात बना दें, आपको एनोनिमस बना दें। आप एनोनिमस हो जाएंगे तो आप खुल के हंस सकेंगे। अगर आप नोन रहेंगे, लाइट में दिखता रहे, तो शायद आपकी हंसी एक दूसरे, चूंकि आप मौजूद, आप देख रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में हूँ, लोग भी हैं, तो आप वो अज्ञात नहीं हो पाएंगे और आप शायद हंस ना पाए। तो अंधेरे का एक बहुत बड़ा लाभ ये भी हुआ है कि लोगों को अज्ञात होकर रेस्पॉन्ड करने का मौका मिला है। शायद दिन में जब शोज हुआ करते होंगे, सूरज की रोशनी में जब शो हुआ करते होंगे, तब शायद ये अज्ञात होना संभव नहीं रहा होगा। ये अज्ञात होना भी आपके क्राउड साइकोलॉजी को क्रिएट करता है और क्राउड साइकोलॉजी को इसमें मदद मिलती है उसको रेस्पॉन्ड करने में। एक और चीज है रेजिमेंटेशन। तो रेजिमेंटेशन का मतलब ये है कि कोई, जैसे कि आर्मी की रेजिमेंट होती है ना, वहां से टर्म है कि कोई एक पैटर्न, अगर लोगों को कोई एक पैटर्न दे दिया जाए तो वो पोलराइज हो जाते हैं, और उस पर जैसे नारे लगाना भी यही चीज है, सबको एक पैटर्न दे दो तो पोलराइज हो जाएंगे। ये रेजिमेंटेशन है, नारे लगाना, हाथ उठाना, ये रेजिमेंटेशन है।
या कुछ भी, चाहे अल्लाह अकबर के नाम से रेजिमेंटेशन कर दीजिए, चाहे जय श्री राम के नाम से रेजिमेंटेशन कर दीजिए, ये सब रेजिमेंटेशन करना है कि उनको क्राउड साइकोलॉजी में लाना है, जिससे कि उनका ये सस्पेंड हो जाए और इमोशनली वो बिहेव कर सकें। तो ये रेजिमेंटेशन भी किया जाता है, पोजीशनिंग के हिसाब से पैटर्न्स उनको देके ये रेजिमेंटेशन किया जाता है। और ये रेजिमेंटेशन हम थिएटर में रेजिमेंटेशन करते हैं सीटिंग सिस्टम के हिसाब से, कि जो सीट्स हैं उनको एक उसी तरह की लाइन, हमने कुछ इस तरह का अनुभव किया है कि कुछ होटलों में, जैसे आजकल जो पैटर्न मीटिंग्स में ऐसा पैटर्न हो गया ना कि मतलब जो लोग बैठे हैं तो वहां एक बड़ी बड़ी गोल मेजें और उसके चारों तरफ कुर्सियां, फिर बड़ी मेजें चारों तरफ कुर्सियां, और सामने स्टेज पे वो नाटक देख रहे हैं। ये सीटिंग पैटर्न जब नाटक मीटिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन हमने जब नाटक में ये अनुभव किया कि ये सीटिंग पैटर्न जो है ये लोगों को नाटक में इन्वॉल्व नहीं होने दे रहा, क्योंकि जो लोग बैठे हैं इसका मुंह, इसको ये दिख रहा है, इसको ये दिख रहा है, कोई रेजिमेंटेशन नहीं। अब हमारी बात कम्युनिकेट हो पा रही है क्या? जी जी बिल्कुल समझ रहे। तो इसलिए हॉल में जो सीटों का जो सिस्टम बनाया जाता है उसमें एक रेजिमेंटेशन होता है, ऑल सीट्स फेसिंग टुवर्ड्स स्टेज, नॉट टू एनीवन एल्स। तो अगर दूसरों को फेसिंग सीट्स हो जाएं, ट्रस्ट थिएटर में कभी कभी आप देखिए ये दिक्कत होती है कि अगर 3 साइड ऑडियंस होती है और लाइट अगर दूसरे साइड वाले ऑडियंस के ऊपर चली गई, 3 तरफ दर्शक बैठे हैं, इधर वाले दर्शकों के लिए नाटक को एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है अगर इधर के दर्शक की तरफ लाइट चली गई। इसलिए ट्रस्ट थिएटर में लाइटिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यानी कि उससे देखिए एनोनिमिटी खत्म होती है, रेजिमेंटेशन खत्म हो जाता है, दूसरे लोग देखने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जब खत्म होती है तो इसीलिए हम कहते हैं मजा नहीं आया, लेकिन हम समझ नहीं पाते मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्राउड बिहेवियर में हमको आने का मौका नहीं मिल रहा, हमारी एनोनिमिटी गायब हो रही है, हमारा फैसिलिटेशन गायब हो रहा है और हमारा रेजिमेंटेशन खत्म हो रहा है। अक्सर बाबा तभी बोला जाता है कि 2 वे साइट लाइन का जो थ्योरी है इसीलिए रखा गया है कि नॉट ओनली 1 वे साइट लाइन, 2 वे साइट लाइन, कि ऑडियंस के हिसाब से भी साइट लाइन, ताकि वो उधर ही देखे, बस कहीं और ना देखे, कहीं और ना देखे। बिल्कुल 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 एकदम आपने ठीक बात। तो ये चीजें जानबूझ के रखी गई हैं जो हम अब ट्रेडिशनली करने लगे। हम ये नहीं, इसको दिमाग में नहीं रहता कि इट इज फॉर, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है। तो अनजाने में कभी कभी बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं उसको और अनइम्पोर्टेंट मान लेते हैं। अक्सर देखिए कि रेजिमेंटेशन की बात हम लोग कर रहे थे, बहुत सारे नाटकों में मैंने खुद भी किया है कि मान लीजिए कि नीचे के टिकट महंगे और बालकनी के टिकट सस्ते हैं, तो बालकनी में काफी लोग बालकनी में चले गए और नीचे कम लोग रह गए। अब सामने कम ऑडियंस दिख रही है, मुझे मालूम है कि ये ऑडियंस जो बिखरी बिखरी बैठी है हॉल में, इससे क्राउड साइकोलॉजी बिहेवियर हो नहीं पाएगा और इससे जो रेस्पॉन्स मिलेगा एक्टर को लगेगा कि नाटक हमारा खराब हो रहा है। और वही नाटक तो इन दर्शकों को पास बैठा दिया जाए। और मैं तो अक्सर यही कहता हूँ और बहुत सारे लोग करते होंगे कि अगर कम टिकट बिके तो बालकनी वालों से कह देते हैं भैया नीचे आके बैठ जाइए आप लोग, कोई बात नहीं, आपने जो कम पैसे का टिकट दिया लेकिन नीचे आके बैठ जाइए। हमारे लिए पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नाटक का रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा जब वो नीचे आके बैठ जाएंगे। तो एक्टर्स को मजा आने लगेगा काम करने में, क्योंकि जब वहां से रेस्पॉन्स आएगा, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, तो ये जब मजा आएगा तो एक्टर्स का मजा बढ़ जाएगा। तो इसलिए बैठाना भी जब हम शुरू करें तो ये कोशिश करें कि लोग अगर हॉल में बिखर बिखर के बैठ रहे होंगे, कोई 4 उस कोने में बैठ गए, 2 उस कोने में बैठ गए, तो मैं तो खुद हॉल में जाके भाई इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, बीच में सीटें खाली ना हो, लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठे, जिससे कि फैसिलिटेट कर सकें, रेजिमेंटेशन हो सके, एनोनिमिटी हो सके। इसका जानबूझ के प्रयास हम लोग करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि उसको आम आदमी से ऑडियंस में और उसको रेस्पॉन्ड, उसके अंदर रेस्पॉन्स पैदा करते हैं और उस रेस्पॉन्स से हमारे एक्टर्स का परफॉर्मेंस वो 2 वे कम्युनिकेशन बन पाता है। सर हमारे पास 9 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत। बिल्कुल सर मैं पूछना चाह रही थी। हेलो। हाँ हाँ जी, मैं नंदिनी कुमार ग्वालियर से।
मैं जानना चाहती हूँ कि दर्शक की क्या काबिलियत होनी चाहिए, दर्शक के अंदर आप क्या क्या देखते हैं? नाट्य शास्त्र में तो बिल्कुल एकदम साफ कहा गया है कि दर्शक, उसके लिए जो है दर्शक, प्रेक्षक, सहृदय, सामाजिक, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसको सामाजिक कहा गया है, उसको इंडिविजुअल नहीं, उसको हम दर्शक के लिए सामाजिक, तो उसको वहां पर भी ये इशारा है कि उसको सामाजिक, दर्शक को सामाजिक बनाया जाए। और सहृदय भी उसका जो नाम दिया गया है उसमें यही है कि सहृदय का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मेक बिलीफ स्टेज पे हो रहा है, अगर स्टेज पे जो अभिनेता राम का रूप रख रहा है, उसको तुम सहृदय होगे तभी उसको राम के रूप में मान पाओगे, अदरवाइज तुम कहोगे अरे ये राम थोड़ी है, ये तो कल्लू है, परसों हमारे साथ घूमता था, ये मतलब पता नहीं क्या क्या आप स्वीकार करना, वो है आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। मतलब इल्यूजन में मतलब दर्शक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए उसको कहते हैं थिएटर में जो है, क्योंकि इल्यूजन में मेक बिलीफ जो जब तक नहीं होगा, दर्शक मन से भ्रमित होने को स्वीकार करता है। इल्यूजन हम मतलब वैसे तो ये क्या, देखो हमको भ्रम में मत रखो, नॉर्मली कोई आदमी हमको भ्रमित करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, यहाँ हम आए ही भ्रमित होने के लिए। सहृदय होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। सूर्य मोहन जी सर। हाँ जी जी। अरे वाह। हाँ जी पारिक जी। पारिक जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ, पहले सेशन में आ नहीं पाया, मुझे भी ऑफिस में रेजिमेंटल कर दिया गया, एक तरफ कर दिया गया। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अवतार साहब इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि दर्शक को तो चलिए पोलराइज हम लोग करते हैं, ये जो थिएटर को पोलराइज किया जा रहा है इसका क्या होगा? थिएटर को अगर कौन पोलराइज कर रहा है इस पे डिपेंड करता है ना। कहीं सही दिशा में पोलराइज हो जाए तो मजा आ जाए ना। आप तो ट्रेड यूनियन किए हुए हैं सर, आप समझ सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसकी तरफ बोल रहा हूँ। बिल्कुल बाबा, पोलराइजेशन तो वो हाल है कि सही क्या, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ हाँ, अब तो लाठी के इर्द गिर्द पोलराइजेशन होता है ना। पोलराइजेशन। मेरी एक दुविधा है बाबा। हाँ। अभी तक मैं ये सुनता आया हूँ कि जब आप अकेले होते हैं तो ज्यादा उन्मुक्त होते हैं, लेकिन अभी आपने बोला कि भीड़ में आकर के आप ज्यादा उन्मुक्त होते हैं अपने आप को प्रकट करने के लिए। नहीं, अकेले ये जो बिल्कुल जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं नीतीश, तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं। नीतीश नहीं हूँ, निशित। निशित, हाँ निशित। जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तब हम कुछ भी व्यवहार कर रहे हो, लेकिन लोगों के जब हम बीच में होते हैं, जब हम लोगों के बीच में होते हैं उस वक्त अकेला हो पाना मुश्किल होता है। तो हम यही कह रहे हैं, लोगों के बीच में होते हुए भी अकेला बनाना पड़ता है, ये प्रक्रिया करनी पड़ती है कि लोगों के बीच में होते हुए भी आप अकेले हो जाए, अज्ञात हो जाए और उस भीड़ में छिप जाए। अच्छा, किसी का और कोई सवाल? और सवाल या टिप्पणी या आगे बात को आगे बढ़ाएं? बात को बढ़ाएं। नहीं, वैसे तो बाबा आज का जो आपका सेशन है ये बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं ना वैल्यूएबल है, क्योंकि ये जो नए जो निर्देशक आ रहे हैं मान लो फील्ड में, ये उनके लिए भी जानकारी, टिप्स है उनके लिए कि करना क्या है उनको, केवल अपने नहीं देखना, दर्शकों को भी देखना। ये बड़ा जबरदस्त टिप्स दिए आपने आज। अच्छा जी, बहुत सही। देखिए सूर्यमोहन जी, जैसे नाटक हम आप करने जाते हैं तो आप अपने शहर में जो नाटक करते हैं आपके दर्शक रहते हैं, आप दूसरे शहर में जाते हैं दूसरे शहर के दर्शक रहते हैं, तो हर शहर के दर्शक अलग अलग रहते हैं। तो वहाँ के रंगकर्मियों की जिम्मेदारी की इन ड्राइव्स को ध्यान में रखते हुए दर्शक करें। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमने जब नाट्य समारोह हमारे शुरू किया तो 25 दर्शक थे, शुरू में आते नहीं,
तो नादिरा बब्बर जी लगातार 5 साल आई और उन्होंने कैसे भी उनके प्रभाव से या ये दर्शक आना शुरू हुए। फिर वहां ये चली कि कॉमेडी प्ले लाइए आप। हम लोगों ने मीटिंग ली, कॉमेडी प्ले का ये दर्शकों का ये नहीं करना चाहिए, दर्शकों को अच्छे नाटक दिखाओ। दर्शकों की 2 बातें जरूर करूंगा। पहले तो हम ये ध्यान रखें कि जो हमारे नाटक बाहर के लोग आए नाटक करने के लिए, उनको वही रिस्पॉन्ड मिले कि जो एक नाटक के लिए जो मिलेगा बेयरफुट एथेंस के मिले, वो भी प्लीज मत जाओ के लिए में, वही नागिन के मिले, वही ऑल द बेस्ट के लिए, सारे रसों के लिए एक सा रिस्पॉन्ड मिले। हम दर्शकों को ऐसा एजुकेट करें, ये हमारी जिम्मेदारी। हम अलग अलग तरीके की नाट्य दिखाएं। जैसे नट सम्राट देखने के लिए आए तो लोगों के दिमाग में फिल्म थी नट सम्राट, तो हमने पहले 10 दिन पहले एजुकेट किया कि उस फिल्म से इस नाटक का कोई संबंध नहीं। आप फिल्म देख ली, लेकिन डोंट कंपेयर दिस नाटक विद फिल्म। तो उस नाटक को एक अलग दृष्टि से देखा गया। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये एजुकेशन बाय ग्रुप ये भी एक जरूरी है दर्शकों में। फिर एक चीज जो एक आपने शुरू में बात की कि जब हॉल के बाहर और हॉल के अंदर, हॉल के बाहर दर्शक नहीं रहता, वो भीड़ रहती है एक सामान्य, और जैसे ही हॉल में प्रवेश करता है वो दर्शक बनता है। इसके लिए हमने एक प्रक्रिया की, हमने पूर्व रंग रखना शुरू किए। पूर्व रंग में जैसे ही दर्शक आता है वो वहां पे कंपेनियन भी रहता है और दर्शक भी रहता है। तो वहां से एक अजीब साइकोलॉजी के हिसाब से अंदर घुसता है। तो जैसे ही हमारा नाटक शुरू होता है, कनेक्टिविटी फास्ट होती है। ये हम लोग ने किया। फिर हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम नाटक शुरू कर रहे हैं, सीधा नाटक शुरू करें। नहीं तो कई ग्रुप्स में होते हैं कि 15 मिनट तक जो पूर्व रंग अपना करते, ग्रुप्स का भाषणबाजी करे, मुख्य अतिथि ले आए, ये नेता, तो जो हमारा जो मूड रहता है दर्शक का नाटक देखने का, वो मूड खत्म हो जाता है। ये हमें एक जिम्मेदारी रखनी है कि दर्शक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो है शुरू में जो भाषण और मुख्य अतिथि को गुलदस्ता देना और ये सब करना, ये सब जो है नाटक के दुश्मन है। मैं जब भारतीय नाट्य अकेडमी में डायरेक्टर था तो वो तो सरकारी संस्था थी, वहां तो मंत्री भी आते थे और सेक्रेटरीज भी आते थे नाटक देखने के लिए। और परंपरा ये बनी हुई थी कि मतलब कोई भी आएगा तो पहले नाटक से पहले जो है उसको स्टेज पे बुलाया जाएगा, उसको बुके दिया जाएगा और भाषण दिया जाएगा, और आज ये मुख्य अतिथि है, उस मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि ये वो। तो उस वक्त इत्तेफाक ये था कि उस समय राम गोपाल बजाज जी को मैंने डायरेक्ट करने के लिए बुलाया हुआ था प्ले करने के लिए। उनके साथ हमने डिस्कस किया, हमने कहा ये सब बड़ा खराब लगता है। और बीएनए में सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था में तो मैंने अपनी संस्था में तो कभी किया नहीं, वहां तो हम इसको करते सर माफी चाहूंगी, नाटक शुरू होता। समय खत्म होने वाला है, बात अधूरी रह जाए इसके पहले मैं आपसे मतलब थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए, लेकिन मेरी मजबूरी है। फिर से रखेंगे सर, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को हम फिर से रखेंगे, इस पे पुनः आगे बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सर, बहुत ही बढ़िया बोला है, बहुत ही बढ़िया। अभी मतलब हमको ही बहुत सारी बातें बतानी जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। नहीं, सब लोग आए, इसका धन्यवाद। और